डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार पांडे, एसकेपी बायोलॉजी क्लासेस, महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली बस्ती, आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक अलग टॉपिक मानव के जनन के क्रम में आज आपको हम पढ़ाएंगे मादा में अंडाणु जनन की क्रिया, oogenesis। इसके पहले हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पढ़ाई थी, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। यदि आप लोगों को पिछला वीडियो भी पसंद आया हो तो बताएं हमको। आज आपके लिए मादा में अंडाणु जनन अर्थात oogenesis की क्रिया आप देखेंगे। जैसा कि पहले भी हमने बताया है आपको, स्त्रियों में जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है बेटा, अंडाणुओं का निर्माण स्त्रियों में भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। और भ्रूणीय अवस्था में भी जब ये 6 से 20 सप्ताह के बीच की अवस्था में होती हैं, भ्रूणीय अवस्था में होती हैं, इसी समय इनके शरीर में जितनी भी अंडजन कोशिकाओं का निर्माण होना है हो जाता है, जो जन्म के समय तक आते आते लगभग 2 लाख की संख्या में रह जाती है। जब कोई स्त्री अपने उम्र में जन्म लेती है तो उसके शरीर में लगभग 2 लाख के आसपास अंडाणु रह जाते हैं, और इन्हीं अंडाणुओं का आगे परिपक्वन विभाजन होना होता है, जो उनकी वयस्कावस्था में जाकर के संपन्न होता है। लेकिन इसका प्रारंभ भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। हम आपको बताएंगे। आप यहाँ देखें, सबसे ऊपर आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्रारंभिक अंडजन पुटिकाएं हैं जिनसे भविष्य के अंडाणुओं का निर्माण होना है। ये लगभग 20 सप्ताह की अवस्था आते आते बनकर के तैयार हो जाती हैं, और जन्म के समय ऐसी लगभग 2 से 20 लाख तक पुटिकाएं हो सकती हैं। अब ये पुटिकाएं जन्म के तुरंत के बाद, यानी जब इन पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है तो ये तुरंत बाद क्या करना चाहती हैं, आगे का अपना इनका जो मल्टीप्लाइकेशन होना है, गुणन होना है, जो इनकी संख्या बढ़नी है वो बढ़ चुकी है। अब गुणन के बाद इनका वृद्धि होता है, और वृद्धि होने के बाद ये बदल जाती है प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राथमिक पुटिकाओं में ये परिवर्तित हो जाती हैं। ये प्राथमिक पुटिकाएं आगे चल करके वृद्धि करती रहती हैं, और अपने आकार में वृद्धि कर करके प्रारंभिक पुटिकाएं प्राथमिक पुटिकाओं में परिवर्तित होती रहती हैं। ये प्राथमिक पुटिकाएं जो होती हैं अपने वृद्धि के क्रम में अपने चारों तरफ सबसे पहले फॉलिकल सेल्स बनाती हैं, पुटिका कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पुनः यही पुटिका कोशिकाएं आगे चल करके डिवाइड करके एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। और इन कोशिकाओं के निर्माण से इनके चारों तरफ एक आवरण बनता है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्यों आवश्यक होता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा? आप ऐसे ही समझो कि अगर लक्ष्मी जी हैं, इनको हम लक्ष्मी जी की संज्ञा दे दें, बहुत ज़्यादा धन है, तो सबकी कुदृष्टि किस पे होती है? उन्हीं लक्ष्मी जी के ऊपर होती है। अर्थात ये जो आपकी oocyte सेल्स हैं, इन oocyte सेल पे सबकी बुरी नज़र रहती है। इनको बचाने के लिए इनके चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बनाया जाता है, जो इन्हीं कोशिकाओं के डेवलप होने से बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, oocytes के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक आवरण बन जाती है 6 से 7 स्तर की, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये क्या है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। बाद में oocytes और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर डेवलप करती है, जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा या पारभासी स्तर। इसकी हिंदी होती है बेटा पारभासी स्तर, और ग्रेनुलोसा सेल को हम कहेंगे कणीय आवरण।
कड़ी कोशिकाएं और कड़ी कोशिकाओं के मिलने से बनता है कड़ी आवरण। हिंदी भी जाने क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा इंटर में दिक्कत होती है। तो ये कड़ी आवरण बनाएंगी कड़ी कोशिकाएं, और कड़ी कोशिकाओं और अंड कोशिका के बीच में एक नई लेयर डेवलप करती है जो ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं पारभासी स्तर या जोना पेलुसिडा। आगे के विकास के क्रम में होता क्या है कि यही जोना पेलुसिडा आपकी ग्रेनुलोसा या कड़ी कोशिकाओं के साथ भीतरी स्तर पे चिपक जाती हैं और चिपक करके ये एक नई कोशिका का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या नाम देते हैं? कोरोना रेडिएटा। आप यहाँ देखेंगे इस फिगर में आपको स्पष्ट है, ये बनाती है कोरोना रेडिएटा। कौन बनाती हैं? जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में भीतर की तरफ चिपक जाती हैं और मिलकर के बनाती क्या है? कोरोना रेडिएटा। अब आपका जो फॉलिकल्स था, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये विभाजन करना चाहता है किंतु विभाजित नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसके लिए जो आवश्यक पदार्थ होने चाहिए उपलब्ध नहीं है। और ये किस स्टेज में? ये आपका जो प्राइमरी oocytes होता है, ये आपका प्रोफेज स्टेज में, मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज स्टेज में ही आकर के रुका रहता है। और ये कब तक रुका रहता है? जब तक वयस्कावस्था नहीं आ जाती है। वयस्कावस्था आने पे जो आपके जननांगों के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन्स के नाम से जाने जाते हैं, वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जब रिलीज होने लगते हैं आपके शरीर में, तो इन प्रारंभिक अंड कोशिकाओं की, जो प्राथमिक अंड कोशिकाएं थी, प्राइमरी oocyte सेल्स थी, इनमें आगे का डिवीजन प्रारंभ होता है और ये प्राथमिक अंड कोशिकाएं आगे चल करके बनाती हैं द्वितीयक अंड कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अर्थात गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जब 12-13 साल की आयु में बनने लगता है स्त्रियों में, अर्थात उनके वयस्कावस्था आ जाती है, जो वयस्कावस्था के लक्षण जन्म लेने लगते हैं, मेन्स्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय क्या करती हैं? ये जो आपकी प्राथमिक पुटिकाएं थी, प्राथमिक पुटिकाएं आगे चल करके डिवाइड करती हैं और बनाती हैं द्वितीयक पुटिकाओं का निर्माण करती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स आप इनको बोलेंगे। और सेकेंडरी फॉलिकल्स में ही बन जाती है प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes पुनः डिवीजन प्रारंभ करती हैं। प्राइमरी oocytes पुनः क्या करती हैं? अगला डिवीजन प्रारंभ करती हैं। प्रारंभिक पुटिकाएं प्राथमिक अंड कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई, अंडजन कोशिकाओं में। अब ये डिवाइड करती हैं अगले मियोसिस डिवीजन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं सेकेंड मियोसिस, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। आप जानते हो अर्धसूत्री विभाजन में आपको बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया जो होती है वो समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया की भांति संपन्न होती है। और अब तक आपकी जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करके अपने चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, ग्रेनुलोसा सेल्स और जोना पेलुसिडा की एक कवर बना करके बना ली क्या बेटा? आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स। और ये डिवाइड भी हो गई। फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मियोसिस के बाद आपकी ये बन गई सेकेंडरी फॉलिकल्स, जिनमें ये आपकी होंगी प्राइमरी oocyte सेल्स। इनको हम क्या कहेंगे? जो oocytes बनेंगी ये प्राइमरी oocyte सेल्स होंगी, प्राइमरी oocytes होंगी। अब ये आपकी जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और इनमें बन गया क्या? आपकी प्राइमरी oocyte सेल्स। और ये पहला डिवीजन कंप्लीट करके बनती है। अब ये क्या करेंगी? आगे का डिवीजन पुनः प्रारंभ करेंगी। क्या करेंगे बेटा? आगे का डिवीजन पुनः प्रारंभ करेंगी। और ये प्राइमरी oocytes आगे डिवाइड होकर के, विभाजित होकर के बनाएंगी सेकेंडरी oocytes। क्या बनाती है? सेकेंडरी oocytes। अब ध्यान से देखेंगे आप, जो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स थी, अर्थात ग्रेनुलोसा सेल्स और जोना पेलुसिडा के दोनों के आपस में चिपकने से एक तीसरी लेयर बनी थी कोरोना रेडिएटा। और इसी के जो ग्रेनुलोसा सेल थी, इसके बाह्य आवरण की जो कोशिकाएं हैं, जो आधारीय कोशिकाएं हैं, ये डिवाइड होकर के अलग एक नए कोशिका को जन्म देंगी, जिसको हम कहेंगे थीका फॉलिकुली सेल्स। थीका फॉलिकुली सेल्स।
थीका फॉलिक्यूली सेल्स आगे डिवाइड होकर के दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो इनकी थीका इंटरना होंगी और ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी, एक विशेष प्रकार के पदार्थ का सेक्रीशन करेंगी और एक तरल इसके भीतर आकर के भरने लगेगा, जिससे एक कैविटी बनेगी और उस कैविटी को हम नाम देंगे या कहेंगे एंट्रम। एंट्रम का निर्माण कैसे होता है बेटा? एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है थीका फॉलिक्यूली सेल से, जो इसके भीतर रिस रिस करके भरने लगता है और इसके भीतर जो एक कैविटी बन जाती है तरल से भरी हुई, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। और अब आपकी ये सेकेंडरी oocyte सेल्स है। सेकेंडरी oocyte सेल्स पुनः डिवीजन प्रारंभ करती है, पुनः डिवीजन प्रारंभ करती है और डिवीजन में सेकेंड मियोसिस में चलती है तो प्रोफेज भी कंप्लीट कर लेती है, मेटाफेज पे पहुंचती है और मेटाफेज में पहुंच करके इसको आगे डिवाइड करने के लिए या मेटाफेज को कंप्लीट करने के लिए चाहिए स्पिंडल फाइबर्स का आवश्यकता पड़ती है और ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं सेंट्रियोल के द्वारा। चूंकि इस अवस्था में सेकेंडरी oocytes के पास अपना कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए ये अपने इसी अवस्था में आकर के रुक जाती है, ये अपने इसी अवस्था में आकर के रुक जाती है बेटा। और चूंकि जो जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स थी, ये चारों तरफ आकार में वृद्धि करके और कोरोना रेडिएटा पूरी वृद्धि करती हैं, तो एक तरफ वृद्धि करती हैं, दूसरी तरफ ये वृद्धि नहीं कर पाती हैं जिधर एंट्रम होता है, तो ये आगे चल करके बना लेता है क्यूमुलस, एक पिंड रूपी संरचना क्यूमुलस ओवेरिकस। और क्यूमुलस ओवेरिकस के बनने के बाद ये क्रिया लगभग 14वें दिन तक संपन्न हो जाती है और इसी दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है और करता क्या है, ये ओव्यूलेशन की क्रिया को जन्म देता है। ओव्यूलेशन की क्रिया में जो oocytes थी, ये कुछ ग्रेनुलोसा और कोरोना रेडिएटा के साथ थीका फॉलिक्यूली सेल्स को तोड़ करके बाहर निकल आती है। क्यूमुलस ओवेरिकस बनने के बाद क्या होती है, ये आपकी सेकेंडरी oocytes कोरोना रेडिएटा और ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ टूट करके तोड़ करके उस सेकेंडरी फॉलिकल्स या ग्राफियन या मेच्योर फॉलिकल्स को तोड़ करके बाहर आ जाती है। अब ये आपकी सेकेंडरी oocytes बाहर आ गई। आप ऐसे ही समझो कि दुल्हन जब शादी के लिए जाती है तो अपनी कुछ सहेलियों के साथ जाती है, तो ये अपनी कुछ सहेलियों जिनमें है क्या, कोरोना रेडिएटा है और ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये oocytes सेकेंडरी oocytes बाहर आ गई। अब सेकेंडरी oocytes अभी मेच्योर ओवम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास अपना कोई सेंट्रियोल नहीं है और ये आगे का डिवीजन नहीं कर सकती है। तो आप जानते हैं कि दूल्हा जब भी शादी में जाता है तो दुल्हन के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के जाता है और वो जो गिफ्ट होता है दुल्हन का, वो होता क्या है, कुछ ना कुछ विशेष गिफ्ट होता है जो दुल्हन के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप ऐसे ही समझो कि जब स्पर्म आता है निषेचन करने के लिए किससे, ओवम से, तो वो ओवम नहीं होता है बल्कि सेकेंडरी oocyte होता है जो कि अभी मेच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ, अंडाणु में परिवर्तित नहीं हुआ है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही है। वो स्पर्म अपना गिफ्ट अर्थात अपना, आप पढ़े हैं कि शुक्राणु में 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो स्पर्म अपना सेंट्रियोल ओवम या सेकेंडरी oocyte को ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही ये सेकेंडरी oocytes उस सेंट्रियोल को प्राप्त करती है, कन्वर्ट हो जाती है मेच्योर ओवम में और तुरंत क्या होता है, निषेचन हो जाता है, अर्थात शादी संपन्न हो जाती है। जो दूल्हा लाया, गिफ्ट दिया, दुल्हन से शादी किया, निश्चिंत हो गया। ऐसी क्रिया यहाँ भी होती है। अब आप देखेंगे कि ये आपका जो सेकेंडरी oocyte बना था, ये थीका फॉलिक्यूली और ग्रेनुलोसा सेल को रप्चर करके और ओव्यूलेशन के द्वारा बाहर आ गया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम आगे आपको बताएंगे, या FSH और LH का जो वर्क है। तो यहाँ पे LH, आप ऐसे जानो LH हार्मोन यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होता है और ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर देता है और इसको सेकेंडरी oocyte को तोड़ के बाहर कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये जो बची हुई संरचना थी, शेष संरचना, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की जो थी, ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके भीतर जो है, जो ब्लड वगैरह होगा वो क्लॉट कर जाएगा और एक ठोस संरचना का निर्माण करेगी जिसे हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का बनना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये कार्पस ल्यूटियम जब बनता है तो शुरू में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिंग और इनहिबिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। अगर
ये सेकेंडरी oocytes जो बना, ये सेकेंडरी oocytes अगर स्पर्म को पा जाएगा और निषेचन हो जाएगा तो आगे चल करके इम्प्लांट होगा और प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, और प्लेसेंटा के द्वारा एक विशेष हार्मोन निकलेगा जिसको हम कहेंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होगा ये क्या करेगा, इस कार्पस ल्यूटियम को सरवाइव करेगा, जिंदा रखेगा, और जब ये जिंदा रहेगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन का सिक्रीशन करेगा जो प्रेगनेंसी डेवलप होने में सहायता करेगी। और अगर निषेचन नहीं हुआ, प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हुआ, तो होगा क्या, ये कार्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन का सिक्रीशन करते करते एकाध सप्ताह के बाद ये धीरे धीरे सूख करके सिकुड़ जाएगी और एक अन्य संरचना का निर्माण करेगी पीले रंग के, इसीलिए इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। एक पीले रंग की ठोस संरचना का निर्माण करेगी जो बाद में सूख करके एक धब्बे के रूप में रह जाएगी, सफ़ेद सफ़ेद, जिसको हम कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस। और ये कार्पस एल्बिकेंस जब बनेगा तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन घट जाएगा और एंडोमेट्रियल की जो वाल होगी उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब एंडोमेट्रियल यानी यूट्रस की जो अंतःभित्ति होगी इंडोमेट्रियम, जब उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो वो सूख करके, टूट करके नष्ट हो जाएगी, और जब एंडोमेट्रियम टूट के, सूख के नष्ट होगी तो वही जो म्यूकस है, ब्लड है, वो मादा की यौन से बाहर आता है जिसे हम मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और पुनः यह साइकिल दिन 1 से 3 दिन या 5 दिन तक रहेगा, उसके बाद ये अगली साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये रहा आपका अंडाणु जनन की क्रिया का जो चित्रीय निरूपण है। आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ओव्यूलेशन के ही, वो होगा अंडाणु जनन की क्रिया, वो भी होगी जिसमें हम आपको मासिक धर्म के साथ जो स्त्री के शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं यूट्राइन वाल वगैरह में, ओवेरी में, उसको हम बताएंगे। तो आज का ये वीडियो आपका रहा oogenesis का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए मैं संतोष कुमार पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।